हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स और क्लाउड से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और जो पॉसिबिलिटी है आगे आने वाले एग्जाम के, ठीक है, तो उनको हम कवर करेंगे। बेसिकली इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यू। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बेसिकली एटमॉस्फेरिक लेयर्स का यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर हम बोलते किसको है। एटमॉस्फेयर का मतलब हुआ कि जो गैसेस की लेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ हमारे अर्थ को बेसिकली घेरे हुए है, उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, द गैसेस लेयर दैट दे सराउंडिंग द अर्थ, वो हो गई हमारा एटमॉस्फेयर। अब वो लेयर कौन कौन सी है उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये तो पता होना चाहिए जो हमारे एटमॉस्फेरिक जो लेयर एटमॉस्फेरिक जो लेयर है कितनी है, 5 लेयर हमें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी वो लेयर है? जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे हम सरफेस की बात करते हैं हमारे अर्थ की, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो लेयर है वो ऊपर को आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सरफेस से ऊपर की तरफ को वो है आती है आपके सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर लेयर। ठीक है, ये आपकी ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद आएगी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, ठीक है, और उसके बाद आएगी आपकी मेसोस्फेयर। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ को जो हमारी लेयर्स हमें देखने को मिलती है, जैसे सबसे पहले आएगी आपकी ट्रोपोस्फेयर लेयर। ठीक है, तो आंसर यहीं पे हमें देखने को मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड फिर एक्सोस्फेयर लेयर हमें देखने को मिलती है। तो इनर मोस्ट जो एटमॉस्फेरिक लेयर हमें देखने को मिलेगी वो कौन सी है, वो है ट्रोपोस्फेयर लेयर। एंड आउटर मोस्ट जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो है आपकी एक्सोस्फेयर। लेकिन यहां पे याद रखना है, जैसे आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया कि ट्रोपोस्फेयर एंड जो स्ट्रेटोस्फेयर है इनको बेसिकली ये किस तरीके से ये अलग होते हैं, कौन से पॉज यहां पे हमें देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पे हमें बात करते हैं कि यहां पे ये ट्रोपोस्फेयर है और यहां से स्ट्रेटोस्फेयर लेयर स्टार्ट होगी, तो ये जो बीच वाला जो पार्ट हमें देखने को मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फेयर लेयर का अपर पार्ट एंड स्ट्रेटोस्फेयर लेयर का नीचे वाला जो पार्ट है, तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो ट्रोपोपॉज बेसिकली इसको बोला जाता है। तो ट्रोपोपॉज बिटवीन ट्रोपोस्फेयर लेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। अब यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के ऊपर ये जो हमें देखने को मिलेगा जहां से मेसोस्फेयर लेयर बेसिकली स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको स्ट्रेटोपॉज देखने को मिलेगा। उसके बाद मेसोस्फेयर लेयर हमें देखने को मिलेगी। मेसोस्फेयर लेयर के ऊपर क्या है, यहाँ पे हमें थर्मोस्फेयर लेयर है। तो थर्मोस्फेयर लेयर और मेसोस्फेयर लेयर के बीच में क्या है, मेसोपॉज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपने याद भी रखना है कि ये ट्रोपोपॉज क्या है, स्ट्रेटोपॉज क्या है, मेसोपॉज क्या है, थर्मोपॉज क्या है। तो ये कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर को बेसिकली यहाँ पे ये सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है एटमॉस्फेरिक लेयर की जो गैसेस है उनके बारे में। तो कौन कौन सी गैसेस हैं, देखो एक तो याद रखो, जैसे अभी की जब हम बात करते हैं तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर हमें एक गैस देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन गैस। और ओजोन गैस हमें क्या देखने को मिलेगा कि अभी जो है वो गर्मियों का टाइम है, क्या कर रहे हैं, एसी वगैरह बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। और एसी से जो एमिट जो गैस होती है बेसिकली वो होती है सीएफसी। सीएफसी गैस को हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या कर रही है, ओजोन डिप्लेशन कर रही है। ओजोन डिप्लेशन का मतलब है कि ओजोन को ये बेसिकली कमजोर कर रही है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर जो हम गैसेस देखने को मिलती है उनको क्या कर रही है, जो एसी से निकलने वाली जो सीएफसी है। तो आप क्या याद रख सकते हो कि अब नो एसी, मतलब एसी का यूज नहीं करना है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो बची रहे। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हो, जैसे हमने बोल दिया नो एसी। ठीक है, एन से हो गया आपका नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ओ से हो गया ऑक्सीजन गैस, ए से हो गया आपका आर्गन गैस एंड सी से हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कुछ कीवर्ड जो है वो आप याद रख सकते हो, नो एसी। ठीक है, तो नो एसी से रिलेटेड क्या है कि ये हमारी गैसेस का एक ऑर्डर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया ऑर्डर। लेकिन यहां पे आपको ये भी याद रखना है, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है कितनी, तो अप्रोक्सीमेटली 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो
0.9% या अप्रोक्सीमेटली इसको 21% भी बोल दिया जाता है। ठीक है, फिर आएगी आर्गन गैस, ये देखने को मिलेगी 0.934%। उसके बाद आएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये देखने को मिलेगी हमें 0.37%, 0.0, ठीक है, 0.037%। तो ये हमें देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से ऑर्डर डायरेक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो कितनी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रही है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो काम है वो कौन कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर से अगर गायब हो जाए तो क्या होगा, फ्रीजिंग जोन के अंदर हमारी अर्थ जो है वो चली जाएगी। इसलिए अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रही है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है। ठीक है, लेकिन जब ये अपने एक लेवल से ऊपर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रेडिएशन को अर्थ तक आने तो देगी, ठीक है, लेकिन बाहर जाने नहीं देगी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो और ज्यादा गर्म होने लगेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब नो AC। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से हमें यह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आएगा आपका आइसोबार। बेसिकली क्या देखने को मिलेगी, पूछा गया है कि आइसोबार यहां पे क्या है। तो आइसोबार हमें देखने को मिलता है कि सेम प्रेशर वाले जो प्लेस होते हैं उनको मिलाने वाली जो एक इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, तो सेम प्रेशर वाली जो लाइन होती है, प्लेस होते हैं बेसिकली, उनको मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन। अगर सेम टेम्परेचर वाले जो प्लेस होंगे उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी बेसिकली इमेजिनरी लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है आइसोथर्म। ठीक है, तो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि आइसोथर्म क्या है। तो आइसोथर्म क्या है, सेम टेम्परेचर वाले जो प्लेस है उनको मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, सेम प्रेशर वाले जो प्लेस है बेसिकली उनको मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या है, आइसोबार। तो आइसोबार, आइसोथर्म, इनके बारे में ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के बारे में पूछा गया है कि स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के बारे में स्टेटमेंट है। ओजोन लेयर हमें देखने को मिलेगी कहां पे, बिल्कुल स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर हमें देखने को मिलेगी ओजोन लेयर। उसके बाद एरोप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर फ्लाई करते हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर लेयर हमें देखने को मिलती है वो सबसे नीचे वाली लेयर है, सरफेस वाली। जितनी भी वेदर से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, चाहे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, तो वो सारा का सारा हमें देखने को मिलेगा कहां पे, ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर किसी भी तरीके की हमें क्लाउड वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एरोप्लेन उड़ाने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से कंडीशन हमें मिलती है। तो इसलिए जो एरोप्लेन जो फ्लाई होते हैं वो फ्लाई होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर, और ओजोन लेयर हमें देखने को मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर ही। ओजोन लेयर के बारे में एक दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर की जो हमें बेसिकली थिकनेस देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 15 to 30 किलोमीटर। ठीक है, 15 to 13 किलोमीटर ऊंचाई पे ये हमें देखने को मिलेगी ओजोन लेयर, जो बेस्ट थिकनेस है इसकी। ठीक है, नहीं तो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक भी देखने को मिलेगी ओजोन लेयर, लेकिन एक थिकनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद ओजोन लेयर की जो थिकनेस है बेसिकली उसको मेजर करने वाले जो यूनिट है, ठीक है, जो यूनिट है बेसिकली जो कि ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डॉप्सन। ठीक है, तो याद रखना है कि डॉप्सन क्या है, ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने की जो यूनिट है। ओजोन लेयर भी बढ़िया तरीके से क्या काम कर रही है, जो सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे हमें ये बचाती है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो ओजोन लेयर है, ये जो सन रेडिएशन है इसको ये रिफ्लेक्ट करती है, स्कैटर करती है, एब्जॉर्ब करती है, क्या करती है, तो ये उस रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसलिए जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर देखने को मिलेगी हमें, वो देखने को मिलेगी ये गर्म होती है। जनरली हम पढ़ते हैं कि जैसे हाइट बढ़ती रहती है क्या होगा, ठंड जो है वो बढ़ती रहती है। जनरली 165 मीटर की जब हम हाइट चढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर। लेकिन जब स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर हम पहुंचते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है जो काम क्या कर रही है, सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ पे जो दोनों ही स्टेटमेंट है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ, जो सैटेलाइट हम यहां से भेजते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, वेदर सैटेलाइट हो गया, जो हम भेजते हैं उनको ऊपर, तो बेसिकली हम उनको कहां पे रखते हैं, ठीक है, तो वो कहां पे हमें देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे हमें थर्मोस्फेयर लेयर के अंदर, ठीक है। बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, आयनोस्फेयर भी बोला जाता है, आयनोस्फेयर लेयर, ठीक है, क्योंकि यहां पे आयंस देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। इनका काम क्या होता है कि ये रेडियो वेव्स को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे अर्थ पे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अपने घर पे क्या करते हैं, डिश टीवी चलाया हुआ है, टाटा स्काई हम देखते हैं, उसके बाद नेविगेशन का यूज करते हैं अपने फोन के अंदर थ्रू सैटेलाइट, तो ये सारा काम होता है। तो ये जो सैटेलाइट हैं ये कहां पे छोड़े गए हैं, ये छोड़े गए हैं आयनोस्फेयर के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियो वेव्स होती हैं ये रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक पहुंचती है और बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे उनको देख सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये चीज याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोस्फेयर के बारे में, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि कौन सी सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जैसे इट इज डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले आएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आएगा मेसोस्फेयर, मतलब थर्ड, बिल्कुल थर्ड लेयर ये हमें एटमॉस्फेयर की देखने को मिलेगी, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद जो मीटियर होते हैं वो बर्न होना स्टार्ट होते हैं इस लेयर के अंदर जब ये स्पेस से एंटर होते हैं। तो मीटियर्स की जब हम बात करते हैं ये क्या होते हैं, ये प्लेनेट के टुकड़े होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं, रॉक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब हमारे स्पेस से बेसिकली हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जब एंटर करते हैं तो इनको मीटियोर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी अपर लेयर है जैसे एक्सोस्फेयर हो गया, ठीक है, थर्मोस्फेयर हो गया, यहां पे क्या होता है, यहां पे ये बर्न होना स्टार्ट नहीं होते हैं। ये कहां पे बर्न होंगे, मेसोस्फेयर के अंदर, क्योंकि मेसोस्फेयर के अंदर हमें एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स है बेसिकली, ठीक है, जो गैसेस है उनकी थिकनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर थिकनेस ज्यादा है तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से यहां पे ये जलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। उससे ऊपर जो आयनोस्फेयर है बेसिकली थर्मोस्फेयर, वहां पे ये बर्न होना स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। वहां पे हमें जो गैसेस है बेसिकली वो कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बर्न होना स्टार्ट कहां पे होंगे, आपके जो मेसोस्फेयर है वहां पे। और मीटियोर्स को क्या बोला जाता है, जो शूटिंग स्टार है, फॉलिंग स्टार है, ठीक है, ये बोला जाता है जो मीटियोर्स है, टूटता हुआ तारा बेसिकली मीटियोर्स ही होते हैं। विद इन दी मेसोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपने कि जो मेसोस्फेयर है बेसिकली एटमॉस्फेयर की ये क्या है, कोल्डेस्ट लेयर इसको बोला जाता है, ठीक है। सबसे ठंडी जो लेयर है आपकी एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है, वो है आपकी मेसोस्फेयर। यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, यहां पे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा। तो यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी। तो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है और ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको देखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्लाउड से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टेटमेंट पूछी गई है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो सीरस क्लाउड है कंपोज्ड ऑफ आइसी क्रिस्टल, जो सीरस क्लाउड आपको देखने को मिलेंगे, जो हाईएस्ट क्लाउड है, सबसे ऊंचे जो क्लाउड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है सीरस क्लाउड। और ये बने होते हैं आइस क्रिस्टल से, छोटे छोटे जो आइस क्रिस्टल है उनसे ये बने होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सीरस क्लाउड। उसके बाद जैसे ये नीचे यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी तो बिल्कुल यही सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। बाकी भी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे सीरस क्लाउड एक्सिबिट ए फ्लैट बेस हैविंग अपीयरेंस ऑफ अ राइजिंग डोम, जो अपीयरेंस होती है इनकी राइजिंग डोम की तरह नहीं होती है, ठीक है। ये कैसी हमें देखने को मिलेगी, बेसिकली ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है फेदरी अपीयरेंस, ये होती है इन क्लाउड्स की बेसिकली, ठीक है, जो सीरस क्लाउड है। मतलब ये समझ लो कि ये बहुत दूर तक के फैले होते हैं, ठीक है। ये हमें देखने को मिलते हैं, ये थिन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो थिन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत दूर तक फैले रहते हैं, उनको बोला जाता है फेदरी जो अपीयरेंस है बेसिकली। क्यूमुलस क्लाउड जो है वो व्हाइट होते हैं, ठीक है, और थिन होते हैं, फॉर्म दी डेडिकेटेड पैचेस के अंदर बेसिकली देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी फेदरी अपीयरेंस जो है वो नहीं होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, बी भी गलत है। क्यूमुलस क्लाउड जो है वो क्लासिफाइड हाई क्लाउड, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हाई क्लाउड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सीरस क्लाउड है उनको बोला जाता है हाई क्लाउड, ठीक है। जो क्यूमुलस क्लाउड है इनको इनके बारे में याद रख लेना, क्योंकि इनको बोला जाता है कॉटन वुल लाइक क्लाउड, ठीक है, कॉटन वुल।
तो कॉटन वुल जो लाइक क्लाउड जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, वो क्यूमुलस क्लाउड को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा गया है कन्वेक्शनल रेनफॉल वो किस तरीके के जो क्लाउड हैं उनसे होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब होता है कि एक थोड़े से समय के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, इस तरीके की चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो वो ये कौन से क्लाउड के अंदर होती है, तो क्यूमुलस जो निम्बस क्लाउड है, ठीक है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, इनसे होती है आपकी सबसे ज्यादा जो बारिश होती है एक थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म द क्लाउडी नाइट। मतलब जब क्लाउड बने रहते हैं तब ड्यू ड्रॉप्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, तो ड्यू ड्रॉप्स आपको देखने को मिलता है जो छोटी छोटी पानी की जो बूंदे हैं वो सरफेस के अंदर जो जम जाती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये होता है जब वाटर वेपर, मतलब व्हेन द वाटर वेपर कंडेंसेस डायरेक्टली द कूलर सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको हम बोलते हैं ड्यू। ठीक है, तो जब जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या है, एक गैस है, जब ये अर्थ की सरफेस पे जो ठंडी सरफेस है बेसिकली जो गैस है वो जम जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। तो क्लाउडी नाइट के अंदर ड्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पे हमें देखने को मिलेगा क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। क्लाउड क्या करेंगे, जैसे मान लो ऐसे समझो, मान लो यहां पे ये सरफेस है आपका, ठीक है, सरफेस नीचे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्लाउड की, ठीक है, तो क्लाउड के फॉर्मेशन मान लो ऐसे है। उसके बाद क्या हो गया, सन रेडिएशन, जब हम हीट की बात करते हैं तो रेडिएशन हीट इस तरीके से अगर बैक हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो क्लाउड है ये वापस इनको भेज देते हैं अर्थ के सरफेस की तरफ को। ये क्लाउड से बाहर निकलते नहीं है। क्लाउड क्या करेंगे, उसी हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे जिसकी वजह से जो सरफेस है वो गर्म ही रहता है। अगर गर्म रहेगा तो सीधी सी बात है वहां पे ड्यू ड्रॉप्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है वो बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू क्लाउड सीडिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज पे भी था क्लाउड सीडिंग। क्या हमें क्या देखने को मिला, दुबई जो एक रेगिस्तान देखने को मिलता है, ठीक है, बेसिकली यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो हमें एक रेगिस्तान टाइप की कंट्री देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि वो कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा बारिश हुई, उस रेगिस्तान वाले इलाके के अंदर इतनी ज्यादा बारिश हुई कि फ्लड लाइक सिचुएशन वहां पे बन गई। तो उसके पीछे का जो रीजन बताया गया वो बताया गया क्लाउड सीडिंग को, कि किस तरीके से आर्टिफिशियल रेन करवाएगी। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल रेन, तो किस तरीके से आर्टिफिशियल रेन जो थी वो करवाई गई। ठीक है, उसकी वजह से वहां पे दुबई के अंदर इस फ्लड लाइक सिचुएशन जो है वो बन गई। तो ये जो क्लाउड सीडिंग होती है ये बेसिकली आर्टिफिशियल रेन होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो स्काई के अंदर बेसिकली कुछ छोटे मोटे हमें बादल देखने को मिलते हैं नॉर्मली, मतलब उनसे बारिश नहीं होगी, बस वहां पे एक बादल की फॉर्म है बेसिकली हमें देखने को मिलेगी। उस पे क्या किया जाता है, एयरप्लेन से उस क्लाउड के अंदर क्या किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा। किसका स्प्रे किया जाएगा, यहां पे यूज होता है क्या, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है क्लाउड सीडिंग के अंदर। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्लाउड सीडिंग के अंदर मोस्टली जो या फिर कॉमनली यूज होने वाली जो चीज है वो क्या है, सिल्वर आयोडाइड है। या फिर यहाँ पे जो ड्राई आइस है बेसिकली उसका यूज भी किया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपने, बेसिकली सिल्वर आयोडाइड का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो क्लाउड उस एरोप्लेन से क्या किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव जो है वो उन क्लाउड्स के अंदर कर दिया जाता है और वो बहुत जल्दी कंडेंस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा जो है वो रेनफॉल करवाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये समझ लो कि आज के टाइम पे ह्यूमन इतना ज्यादा कैपेबल हो चुका है कि अब उसको भगवान की जरूरत नहीं है। पहले क्या सोचते थे कि भाई अगर बारिश कहीं पे करवानी है तो क्या होगा, भगवान के पास जाते, पूजा वगैरह होती थी, ठीक है, वहां पे भगवान से मांगते थे कि भाई बारिश करवा दो। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, खुद ही ह्यूमन जो है वो क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवा रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, कुछ ही कंट्री के अंदर इस तरीके की क्लाउड सीडिंग जो है वो की जाती है। देखो ये क्या है,
ये वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक हमें देखने को मिलती है जो कि इंप्रूव करती है क्लाउड एबिलिटी को और प्रोड्यूस करती है यहाँ पे रेन, स्नो, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग टीनी आइस न्यूक्लाई इसके अंदर देखने को हमें मिलते हैं। तो बिल्कुल ये पहली स्टेटमेंट सही है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका कॉमन केमिकल देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है क्लाउड सीडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट अगर गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन थे हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर से रिलेटेड ये हमारे कंप्लीट होते हैं, और क्लाउड के बारे में। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।